Unilateral policies are causing grave strain on the Federation. The government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. I, as your president, cannot support. वफाक पे एक स्ट्रेन आ रहा है इस फैसले की वजह से। उस फैसले पे नजरसानी किया जाए, इस मंसूबा को अबैंडन किया जाए और कंसेंसस के साथ सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ऐसे फैसले लेने चाहिए। किसी सूबे का हक नहीं मारा जा रहा, किसी सूबे का शेयर कम नहीं किया जा रहा। सूबे के अंदर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, इस पर डिस्कशन की जा सकती है। बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, समुद्र में वापस जाता है। तो ये एक टेक्निकल डिबेट है रादर देन सियासी डिबेट। उसके ऊपर बातचीत गुफ्तगू होनी चाहिए, पार्लियामेंट में भी होनी चाहिए। पार्लियामान ही वो जगह है जहाँ बैठकर हम एक पुरअमन तरीके से एक दूसरे का एहतराम करते हुए बात सुनकर आगे बढ़ सकते हैं। तो आर्ट एंड कैटल शो में नहीं जा सकता, इजाजत नहीं है उसको जाने की। हम इत्यादि है ना, हम समझौता एक्सप्रेस वाले। मैं तो इस इत्यादि को बर्बादी समझता। नून लीग का रवैया गैर जमहूरी, सियासी कीमत दे रहे हैं इसकी बैठने की। पाकिस्तान में जो घुटन है, इस घुटन का बबल फटेगा और इसी 2025 में फटेगा। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि कुछ नई कनाल्स जो हैं वो निकालेंगे, पानी की इरिगेट करेंगे। चोलिस्तान में जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है उस पर सिंध के लोगों को ख़ास तौर पे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र कर रहे थे आसिफ अली ज़रदारी साहब। उन्होंने कहा कि एक वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, इसलिए उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो ऐवान और हुकूमत को ख़बरदार करें कि ये जो एक तरफ़ा पॉलिसीज़ हैं इनसे वफाक पर शदीद दबाव पड़ रहा है। ये एक ऐसा मौजू है, हम कह सकते हैं इशू है, जिसके ऊपर सिंध में एहतजाज भी हो रहे हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़िम्मेदार भी ठहराया जा रहा है कि वो इस इशू पर इतनी आवाज़ नहीं उठा रहे। मगर ये पहला इशू नहीं है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान हम कह सकते हैं कि कुछ फासले हमें नज़र आ रहे हैं। इससे पहले भी बहुत मर्तबा उनके जो मेंबर्स हैं वो शिकायत कर चुके हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। पिछले दिनों गवर्नर पंजाब जो हैं, जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, उन्होंने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया कि 2024 के जो इंतख़ाबात हैं तो पूरे पाकिस्तान में जीतने वाले फॉर्म 47 पर मुंतखब हुए। नदीम अफजल चंद साहब जो है उनका अगर हम जिक्र करें तो उन्होंने भी एक से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए जिनमें वो शिकायत करते हुए नज़र आए हैं हुकूमत पे। हमने उनके क्लिप्स जो हैं वो भी आपको सुनाए। उन्होंने तो इस इत्तेहाद को बर्बादी और समझौता एक्सप्रेस वाले इत्तेहादी अपने आप को भी कहा है। शाजिया मरी साहिबा, अब्दुल कादिर पटेल साहब, वो पार्लियामेंट में हुकूमत की पॉलिसीज़ पे तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। अब बहुत सी शिकायत हमें ये बताया जाता है मीडिया रिपोर्ट से कि वो पंजाब हुकूमत के हवाले से हैं। जो कमिटमेंट्स की हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने, मरीम नवाज़ साहिबा उनको पूरा नहीं कर रही। ये सवाल गुज़िश्ता रोज़ मरीम नवाज़ साहिबा से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वाले उनसे बात करेंगे तो वो बात करेंगी। और फिर इन सब मसाइल को लेके गुज़िश्ता रोज़ एक जो थी एक मुलाकात हुई वज़ीर आज़म हाउस में। शहबाज शरीफ की इन्विटेशन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये जब गए, वहाँ बहुत से ख़यालात का इजहार हुआ। हमें बताया जा रहा है कि वहाँ काफ़ी इश्यूज़ जो हैं उन पे डिस्कशन भी हुई है। मगर क्या ये काफ़ी होगा? क्या सचमुच कुछ मसाइल हल होंगे? ये कहना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत से जो सीनियर लीडर्स टेलीविज़न पे आके टेलीविज़न स्क्रीन पे इंटरव्यूज़ देते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली ये कहते हैं कि उनके इत्तेहाद को कोई ख़तरा नहीं है। इस सारे इशू पे बात करेंगे हम, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर, और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नवीद कमर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो नवीद साहब। नवीद साहब, सर सबसे पहले तो यही आपसे पूछेंगे कि आपकी गुज़िश्ता रोज़ की मुलाकात, इजलास वज़ीर आज़म साहब से हुआ, कैसा गया? और सर ये भी बताइएगा कि उसमें कोई सिर्फ गुफ्तगू जनरली हुई या कोई कमिटमेंट्स भी हुई आपके साथ, कोई इश्यूज भी रिजॉल्व हुए? देखिए आरफा, आपको पता है कि बीइंग पार्टी जो कि गवर्नमेंट में ना होते हुए भी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है और
ये सबको पता है कि ये सपोर्ट क्रूशियल है इस गवर्नमेंट के सर्वाइवल के लिए। हम बारहा प्रेस करते रहे हैं, काफ़ी इश्यूज अक्सर तो पुराने वाले और कुछ नए इश्यूज जो भी डे टू डे बेसिस पे उठते हैं वो हम टेकअप करते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ और उनकी टीम के साथ। कभी कोई रेजोल्यूशन हो जाता है और कुछ ऐसे क्रॉनिक इश्यूज हैं जिस पे कोई रेजोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ। तो जब इस किस्म की मीटिंग होती है तो जाहिर है वो सारे इश्यूज जो हैं वो टेबल पे आते हैं, उस पर डिस्कशन होता है। बाय द वे बहुत होते हैं, शायद कुछ मूवमेंट भी होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कमेटी के हवाले हो जाती हैं और फिर टिल वी मीट अगेन वाला मामला होता है। सो इट्स एन ऑनगोइंग थिंग, ये चलता रहेगा। आगे बजट आ रहा है, यानी कि सर माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट आपकी बातों से तो मुझे यही समझ आया कि टिल वी मीट अगेन पे ही आप लोग कल भी उठाए। नहीं, कुछ चीज़ों पे तो ज़रूर प्रोग्रेस होती है, प्रोग्रेस शायद ज़्यादा आसान भी होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे बिल्कुल कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती। तो उस लिहाज से इट्स अ मिक्स बैग। जी जी सर, ऑब्वियसली आप एक नरम तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं, बट सर लगता ये है कि जैसे शिकायत भी शायद आपकी पंजाब हुकूमत से ज़्यादा है और यही वजह है कि आपके जो मेंबर्स पंजाब से हैं वो उनके लहजे में ज़्यादा तलखी है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ यू फ्रॉम सिंध परहैप्स। आपके गवर्नर साहब फॉर्म 47 की हुकूमत बुला चुके हैं सारे सेटअप को। नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं कि हम समझौता एक्सप्रेस वाला इत्तेहाद हैं, हम बर्बादी मुझे नज़र आ रही है। तो क्या ज़्यादा नाराज़ हैं आपके पंजाब वाले जो कॉलीग्स हैं और उसकी वजह पंजाब हुकूमत का रवैया है? देखिए, कई चीज़ें जो थी, जो हमारी एग्रीमेंट हुई थी PMLN के साथ, उसमें थी कुछ जो खासकर जो फेडरल लेवल पे थे, कुछ कंप्लायंस फौरी हो गई। ज़ाहिर है कुछ इलेक्शंस होने थे, कुछ हाई ऑफिसर्स थे दोनों साइडों पे, उसके वो तो कंप्लायंस हो गई। फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि टाइम लाइन्स की वजह से मुश्किल हुई। मसलन ये उसमें एक शिक ये है कि PSDP दोनों पार्टीज मिलके पूरे पाकिस्तान का बनाएंगी। तो उस वक्त तो चलो हमने दरगुजर कर दिया कि अब बजट सर पे है, इतना जल्दी हो नहीं सकता। लेकिन अब तो पूरा साल मिल गया, तो अभी भी अगर कंसल्टेशन ना हो और एक फेट अकॉम्प्ली करके हमें दे दिया जाए, फिर कहा जाए कि इसको वोट करो, तो वो इतना ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता ना। जाहिर है कि ये सारी चीज़ों को अपने पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है। पंजाब की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, दैट इज़ अ फैक्ट कि पंजाब में बहुत कम मूवमेंट हुई है। हालांकि हमारा जो आस्क है पंजाब गवर्नमेंट से वो बहुत ही मिनिमल है कि आप डिस्ट्रिक्ट्स में कमेटीज़ बनाते हैं, कमेटीज़ जो हैं, और चाहे वो ज़कात उशूर की कमेटी हो, अब ये मामला यहाँ पे आके ठहर गए कि वो भी देने के लिए तैयार नहीं है कि जी कोई वो मार्केट कमेटीज और ये जो कि एक रूटीन में हंड्रेड्स ऑफ सच अपॉइंटमेंट्स आर मेड। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम भी उधर है कि ये नहीं करना, क्योंकि पीपुल्स पार्टी आएगी तो वो भी हमारे लिए एक चैलेंज होगी। सो आई थिंक दे डोंट सी पीपुल्स पार्टी एज एन एलाय एज फार एज पंजाब गवर्नमेंट इज कंसर्न, और ये हमें फिर आहिस्ता आहिस्ता पुश किया जा रहा है। क्या ये बात सर आप प्लीज मुकम्मल कर लें, मैं फिर पूछती हूँ। जी, आपको पुश तो किया जा रहा है? हमको जाहिर क्योंकि जो हमारी मुआहिदा था वो PMLN के साथ था, वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं था। सो जब हम PMLN कहते हैं तो देन वी मीन होल ऑफ पाकिस्तान। और अगर हमारा मुआहिदा खराब होता है तो उसमें भी वी आर टॉकिंग ऑफ होल ऑफ पाकिस्तान ना, तो फिर उसमें ये बात नहीं आती। सर बट क्या शहबाज शरीफ साहब की बातों से आपको ये लगता है कि वो पंजाब हुकूमत को से फर्क हैं और वो पंजाब हुकूमत के ऊपर शायद कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी मुलाकातें तो उन्हीं से होती हैं, आप लोग जाके पंजाब चीफ मिनिस्टर को तो कभी नहीं मिलते। नहीं, हम लोग उससे तो नहीं मिलते, लेकिन पंजाब की जो पार्टी लीडरशिप है
और जो फंक्शनरीज हैं उनसे तो मुलाकात होती रहती है और अश्योरेंसेस भी वहाँ से भी आते हैं कि ये हो जाएगा, बस इतना थोड़ा सा टाइम रह गया है। मतलब इट्स नेवर नो, इट इज ऑलवेज। कौन सर, आप किसको मिलते हैं आप पंजाब में? नहीं, अब कल की मीटिंग में भी जाहिर है कि अगर राना सनाउल्लाह हैं या मलिक अहमद खान हैं या फॉर दैट मैटर डार साहब भी हैं या प्राइम मिनिस्टर, जाहिर है कि सब के सब उसी एरिया को, उसी पार्टी को, उसी सारी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जाहिर है उसमें ये भी बातें होती हैं कि अब अगली मीटिंग फॉर एग्जांपल अब जब से कह रहे हैं कि गवर्नर हाउस में होगी और उसमें आईजी, चीफ सेक्रेटरी वगैरह वगैरह सब होंगे, तो इन अ वे इंडिकेशन तो यही मिलता है कि भाई पंजाब गवर्नमेंट में भी कुछ ना कुछ कंप्लायंस होगा। लेकिन जब रियलिटी देखते हैं तो पीएमएलएन इतनी डिवाइडेड है सर कि आप जिन लोगों से मिल रहे हैं उनका पंजाब हुकूमत से शायद कोई ताल्लुक ना हो। ये भी देखने की बात है। तो फिर तो हमें ये नहीं, हम तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना कि ये पंजाब हुकूमत है और ये फेडरल गवर्नमेंट है, तो हमें सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट से जो है वो आस्क होना चाहिए। क्योंकि अगर मुआहिदा है तो शहबाज शरीफ साहब ने जब साइन किया अलॉन्ग विद बिलावल साहब, तो दोनों ने एज पार्टी हेड्स किया, not as functionaries of government। हम तो खैर हैं भी नहीं, लेकिन even not as prime minister। सर बहुत अहम इशू पानी का, ऑब्वियसली आपके बाकी सारे जो तहफ़्फ़ुज़ात या शिकायत हम कह सकते हैं हुकूमत से या पीएमएलएन से, वो एक तरफ और पानी का इशू दूसरी तरफ। उसके ऊपर तो सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी न सिर्फ उसका तज़किरा किया बट एक ऐसे फोरम पे हम कह सकते हैं तज़किरा किया जहाँ यू नो टू सॉर्ट ऑफ अंडरलाइन द फैक्ट कि वो कितना संजीदा है। सर उसके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में कोई बात हुई, कोई प्रोग्रेस हुई? नहीं, अब आई डोंट नो बट प्रोग्रेस, बात तो जरूर हुई। जाहिर है कि जो भी फोरम हमें मिलता है उस पे हम ये इशू सर हम तो प्रोग्रेस में इंटरेस्टेड है ना। जी एग्जैक्टली, हम भी लेकिन कम से कम हमारा काम है उसको रेज करना, क्योंकि हमारे लिए एग्जिस्टेंशियलिस्ट इशू है ये ऐसा नहीं है, सियासी इशू नहीं है। हम अगर इस पे कामयाब नहीं हुए तो हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी कम से कम जो लोअर राइपेरियन का हम सोच भी नहीं सकते सपोर्ट का। और मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी बेहसी क्यों है। देयर शुड बी अ सेंसिटिविटी टू दिस कि वाटर इज अ क्रूशियल लाइफ एंड डेथ इशू फॉर अस। हम अगर इस पे नहीं कोई संजीदगी होगी तो फिर चीजें आगे बढ़ नहीं सकती ना। इस गवर्नमेंट को क्या करना है, इन पोजीशंस को हमने क्या करना है कि कल को हम एज अ पार्टी नहीं एग्जिस्ट कर सकेंगे। अच्छा सर, अब यहाँ क्योंकि आपने पोजीशंस का जिक्र किया, मैं एक सख्त सवाल करने लगी हूँ सर। बहुत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद हो रही है और वो तनकीद ये इस तरह की भी गुफ्तगू उसमें हो रही है कि आप लोग ये जिसको कहते हैं ना जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं, पब्लिकली बात भी कर रहे हैं, पर असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ नहीं करेगी इस इशू के ऊपर, क्योंकि वो हुकूमत में इस वक्त अपना हिस्सा लेके बैठे हुए हैं। एक सेकंड फायर, लेट मी आंसर दिस because this keeps coming back। नहीं सर, मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ आपसे कि आप इस पे जवाब दें। सर ये बहुत सीरियस तनकीद हो रही है आपकी पार्टी पे, और जो एहतजाज भी कई दफे सिंध में हुए वहां आपकी इंतजामिया ने उनके ऊपर क्रैकडाउन किया। सो यू नो यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस। देखिए, पहली चीज तो ये है कि कौन लोग हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो लोग हैं जिनको सिंध के लोग रिजेक्ट कर चुके हैं और उनके पास दे आर क्लचिंग द स्ट्रॉज, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि उनके पास कुछ नहीं बचा। अब वो बार बार इस चीज को प्रोपेगेट कर रहे हैं कि नहीं जी ये पीपल्स पार्टी तो मान चुकी है, आपको ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। क्या मान चुकी है? किस फोरम पे हम जाके ये कहें? अगर प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन को एड्रेस करते हुए क्लियरली कहता है कि ये फेडरेशन के लिए नुकसान की बात है, और उसको क्या चाहिए? तो अब बंदूक उठा के हम खड़े हो जाएं कि जी हम सबको गोली मार देंगे अगर कुछ किया। आई डोंट नो, अल्टीमेटली ऑफ कोर्स बिकॉज इनका सिर्फ ये अपना शॉर्ट टर्म पेटी सियासी फायदा देखने के लिए कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सिंध के नेशनलिस्ट खड़े होकर कहें कि जी पूरा, एक सेकंड लेट मी फिनिश दिस, इज वेरी इंपॉर्टेंट।
उनको कहना चाहिए कि पूरा सिंध यूनाइटेड है एंड दे विल नॉट अलाउ दिस। वो बजाय इसके कि दिखाएं कि भी सिंध पूरा यूनाइटेड है और जो कि है, क्योंकि सिंध के लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो सिर्फ अपनी ये कि शायद कोई काउंसलर ही मिल जाए इस स्लोगनिंग से, हम कहेंगे पीपल्स पार्टी तो नहीं है इसके खिलाफ, सिर्फ हम खिलाफ हैं। That's not true. That is irrational politics. That is also वक्त बड़ा कम है, अगर आप इजाजत दें इसी से रिलेटेड सवाल है। फिर सर अगर आप लोग इतने संजीदा हैं तो देखिए राना सनाउल्लाह साहब, इरफान सिद्दीकी साहब ये टॉक शोज में बैठ के कह चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के साथ हमारा जो इत्तेहाद है उसको कोई खतरा नहीं है। वो क्यों इतने कंफर्टेबल है? उनको क्यों लगता है कि आप लोग इस इत्तेहाद को नहीं तोड़ेंगे? लगता है कि कोई खतरा नहीं, कि जाहिर है कि उनको कॉम्प्रोमाइज पता है कि करना पड़ेगा ना। बाकी चीजों पे तो हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इस इश्यू पे तो उनको करना पड़ेगा ना। सो क्लियर। अब और क्या करना है? Sir, are you willing to sacrifice your मतलब के positions in the center for this issue? We don't have any positions in the center, लेकिन आप जो constitutional positions कह रहे हैं, गवर्नमेंट है जी, constitutional position ऐसे नहीं गिरती जैसे कि ये हुकूमत गिर सकती है। Just it takes one vote। अगर बजट के टाइम पे आ गया and we don't vote for them, तो गवर्नमेंट तो जाएगी। फिर उसके consequences क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, कैसे आगे देखेंगे। Of course, but at the end of the day, the buck stops here। कि अगर हमें सिंध गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट और दूसरी पोजीशंस भी छोड़नी पड़ी तो छोड़ेंगे हम। व्हाई डू यू थिंक कि हम इस पे संजीदा नहीं है, क्लैरिटी नहीं है? बिकॉज़ देयर इज सो मच ऑफ डिसइंफॉर्मेशन गोइंग ऑन। मैं तो जो तनकीद है ना, नहीं सर, मैं तो सिर्फ जो मैं कह सकती हूँ ना कयासराई हो रही है या जो तनकीद हो रही है, मैंने सब आपके सामने रखी है ताकि आप उसको एड्रेस कर सकें। सही है आरिफा, लेकिन बात सारी है कि वो डेस्परेट लोग हैं जिनके पास और कुछ नहीं है, कोई सियासत रह नहीं गई उनकी, तो वो जो है बार बार वही चीज रिपीट कर दें। 100 दफा हम डिनाई कर दें, वो फिर भी वही चीज घुमा फिरा के लेके आते हैं ना। तो दैट इज व्हाई वन हैज टू से इट वेरी क्लियर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त में। नाजरीन यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है बलूचिस्तान में। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम एक दफ़े फिर सिक्योरिटी सिचुएशन का जिक्र करेंगे। जैसे शायद आप में से कुछ को याद हो, हमने गुज़िश्ता रोज़ भी तफसील से इस पर बात की थी, और वो बात हमने की थी जो 2025 के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के नंबर्स आए थे, जिनमें पाकिस्तान अब दूसरे नंबर पे है उन ममालिक में जो दहशतगर्दी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने बलूचिस्तान में तफसील से डिस्कशन की थी कि किस तरह जो दहशतगर्द हैं उनके जो टैक्टिक्स हैं और स्ट्रैटेजीज़ हैं वो तब्दील हो रहे हैं। और आज ही उसका एक वाक़या सामने आ गया, क्योंकि ये ख़बर सामने आई कि बलूचिस्तान का जो ज़िला सिबी है उसमें नामालूम मुसल्लह अफराद ने क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला कर दिया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक तकरीबन 400 के करीब मुसाफिर जो थे वो इसमें शामिल थे। शदीद फायरिंग की भी रिपोर्ट्स आई हैं। कहा यह जा रहा है कि जो ट्रेन है उसको सुरंग में रोक लिया गया है, ड्राइवर ज़ख्मी है। दहशतगर्द जो है वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, सारे जो वहाँ पैसेंजर्स थे वो भी उनकी कस्टडी में हैं। कुछ ख़बरों ने यह भी कहा है कि जो BLA है कलदम तंजीम, उसने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। मरकज़ी सड़क से बहुत दूर ये सुरंग वाक़ है, इसलिए वहाँ पहुँचना और ऑपरेशन करना भी आसान नहीं होगा। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सलीम शाहिद साहब, सहाफ़ी हैं, डॉन क्वेटा से हमें ज्वाइन करें। और हमें ज्वाइन किया है अब्दुल बासित साहब ने, माहिर हैं सिक्योरिटी अमूर के, सिंगापुर से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। सलीम साहब, सबसे पहले सर बताएं कि अपडेट क्या है आपके पास इस सारे वाक़े को लेके? कोई हुकूमत की तरफ से तफसीर आप तक पहुंच रही है, इंफॉर्मेशन आप तक आ रही है? देखिए, जब से इसकी ये इस वाक़े की इत्तला आई है उसके बाद से हुकूमत की तरफ से उनके एक तर्जुमान जो है शाहिद साहब, उन्होंने ये सिर्फ कंफर्म किया कि ये वाक़या हुआ है, और उन्होंने कहा कि उसकी मजम्मत की उन्होंने
इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी वो एक जो है रिलीफ ट्रेन जो है वो जा रही है वहाँ पे, वहाँ भिजवाई जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बातें उन्होंने की थी। बाकी कोई इतलात जो है ना वो नहीं आ रही हैं, इसलिए कि वो जो इलाका है जहाँ पे मशकाफ का इलाका, ये डिस्ट्रिक्ट कच्ची में है, सिद्दी में नहीं है, और यहाँ पे जो है वो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और ये जो रेलवे लाइन जब बिछाई थी अंग्रेजों ने थे तो इसीलिए वहाँ पे बहुत लंबी लंबी जो टनल्स हैं वो बनाई थी, क्योंकि सड़क का एक्सेस इतना आसान नहीं है वहाँ पे। इसीलिए जो है ना वहाँ पे गालिबन जो ऑपरेशन, जैसे आपने भी कहा कि ऑपरेशन करने में भी दुश्वारी पेश आ सकती है, क्योंकि वहाँ पहुँचना जो है, तो बाहर ये इतलात है बाहर कि वहाँ पे ऑपरेशन जो है सिक्योरिटी फोर्सेज जो है FC है वो वहाँ पहुँची है, वहाँ पे मौजूद है, और उन्होंने भी एक इलाके को घेरे में किया हुआ है, और ये इतलात है कि फायरिंग की एक्सचेंज ऑफ फायर भी है, और एक जब उन्होंने हमला किया ट्रेन के ऊपर तो लोकोमोटिव जो है इंजन का ड्राइवर जो था वो जख्मी हुआ है उसमें, उसके बारे में भी मुख्तलिफ तजादात की खबरें आ रही हैं कि वो शहीद हो गया है, लेकिन वो अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ DLA की तरफ से जो क्लेम है वो आ रहे हैं कि उन्होंने इतने लोगों को मार दिया है, इतने सिक्योरिटी ऑफिसर्स को मार दिया है, इतने लोग हमारे पास जो है वो बिल्कुल ठीक। साथ में जी अब्दुल बासित साहब, सर आपने सलीम साहब की भी बात सुनी। आपको हमने आज इसलिए दोबारा तकलीफ दी बिकॉज गुज़िश्ता रोज आप हमें यही जो दहशतगर्द है, इंसर्जेंट्स हैं बलूचिस्तान में, उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में बता रहे थे कि किस तरह उसका मकसद लोगों में एक पैगाम देना है कि जो दहशतगर्द हैं वो कितना कंट्रोल कर रहे हैं, या उनका कितना कंट्रोल है, या हुकूमत का कितना कंट्रोल नहीं है पूरे सूबे में। ये वाकया भी उसी की कड़ी है सर। क्वाइट अनफॉर्चुनेट। और देखें, कल मैं जो बात कह रहा था, मेरा तो एक तज्जिया है, तो कोई भी ये कह सकता था कि जो भी किसी का तज्जिया है उसमें वो तज्जिए का मुबालगा हो सकता है, लेकिन आज तो हमने देख लिया कि क्या हुआ है। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है, ये इंटेलिजेंस का फेलियर है, और ये अब बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है कि किस तरह हो सकता है कि तवातुर के साथ हाईवेज के ऊपर ये वाकयात हो रहे हैं और लगातार स्टेटमेंट्स बाहर आ रही हैं, ये चीजें सामने नजर आ रही हैं, तो फिर जो भी सिक्योरिटी के इकदाम थे वो तो इनएडिक्वेट थे। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है अब ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं रहा, ये तो अब हमारे सामने बहुत ही क्लियर हो गया है। तो फिर इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, एक ट्रेन को उन्होंने पहले ट्रैक के ऊपर उन्होंने एक्सप्लोजिव लगा के डीरेल किया, एक सुरंग में फंसा लिया, फिर यरगमाल बना लिया। वही जो जहरी में हुआ था, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, तो किस तरीके से जो है वो इंटेलिजेंस का क्यों नहीं पता होता, इसका कैसे नहीं पता था। कीपिंग इन व्यू के इतने बड़े बड़े अटैक हो रहे थे, हाईवेज पे खतरा था तो रेलवे ट्रैक पे भी तो खतरा होना था, तो क्यों इस तरह नहीं हुआ। तो ये जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, हमारी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उनको अब इन सवालात का मेरा ख्याल है सामना करना पड़ेगा, जवाब देने पड़ेंगे। पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक फुल टाइम इंटीरियर मिनिस्टर की जरूरत है, ये पार्ट टाइम में नहीं चल सकता। यहाँ बहुत बड़ी शोरिश चल रही है जी बलूचिस्तान के अंदर। अगर आप इंसर्जेंसी को रीजनल पर्सपेक्टिव में देखें आरफा, तो वाजे हो जाता है कि यहाँ LTTE की इंसर्जेंसी सबसाइड कर गई, नेपाल के अंदर होती थी वो भी पैसिफाई हो गई, नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का है उसमें चलती हैं, लेकिन इतनी शिद्दत उनमें भी नहीं रही। ये इस वक्त साउथ एशिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड और सबसे ताकतवर तरीन इंसर्जेंसी है। ये फैक्चुअली एक सही बात है, और हमारे सिक्योरिटी के इदारों को इसको दिमाग में रख के अपने फ्रेमवर्क को देखने की जरूरत है। इट्स अनफॉर्चुनेट, इट्स अ ह्यूज सिक्योरिटी फेलियर। जी वेरी क्विकली सर, वक्त कम रह गया। सलीम साहब, बहुत अहम नुक्ता भी उठाया अब्दुल बासित साहब ने, उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर का जिक्र किया कि ये उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है सर। इतनी वो चक्कर भी लगा चुके हैं बलूचिस्तान के, बट क्लियरली कहीं ना स्ट्रैटेजी सूबाई हुकूमत बना पा रही है, ना वफाकी हुकूमत और इंटीरियर मिनिस्टर उनकी मदद कर पा रहे हैं। जी, जब एक बड़ा वाकया अगस्त में हुआ था यहाँ पे,
जब आपने देखा था कि वो बस से उतार के लोगों को मार दिया था, तो उस वक्त जो है ना इंटीरियर मिनिस्टर तशरीफ लाए थे यहाँ के मौसम साहब, और उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और फिर उन्होंने जाते जाते किसी ने सवाल किया तो उन्होंने जाते जाते कहा कि नहीं, इसमें यहाँ पे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये तो एक SHO की मार है सारी। तो अब ये है कि ये मैं समझता हूँ कि गैर संजीदा बात थी उनकी कि एक SHO की मार है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में मालूमात नहीं रखते, इलाके के बारे में मालूमात नहीं रखते, लोगों के बारे में मालूमात आप नहीं, तो फिर आप इस किस्म की बातें करते हैं। जबकि माजी में आप ये देखें, ये 5th इंसर्जेंसी है, इससे पहले भी इस किस्म के वाक़यात जो है इंसर्जेंसी हुई है, और जो 70s में थी इंसर्जेंसी, उस वक्त भी जो ट्रेनें जाती थी उन पे हमले हुए हैं, लेकिन इस तरह हमला नहीं हुआ कभी। ये था कि उसमें उसके साथ सिक्योरिटी के साथ जो है बाकायदा सिक्योरिटी सफर करती थी उसके साथ। सही सर, वेरी क्विकली सर, मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया। अब्दुल बासित साहब, सर लास्ट 40 मिनट्स अगर आप कुछ कहना चाहें जल्दी से। देखिए, यहाँ पे फ्रेमवर्क को दोबारा देखने की जरूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी का कोई फ्रेमवर्क है ही नहीं, एडहॉकिज्म के ऊपर काम होता है। तो देखिए, हम तो फायर फाइटिंग भी नहीं कर रहे। अगर ये बात दुरुस्त है तो हम तो फायर यानी एक वाकया होता है उसके बाद लोग रिएक्ट करते हैं, हम तो वाकये पे रिएक्ट भी नहीं कर रहे। यानी 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक वाकया होता है, उसके बाद एक और वाकया होता है, तो हम तो फायर फाइटिंग भी नहीं कर पा रहे। तो ये अगर ये बात दुरुस्त है तो ये बहुत ही ज्यादा तशवीश की बात है। यहाँ पे इंसर्जेंसी में एक जनरेशनल चेंज आ गया है, उनकी टैक्टिक्स में एक चेंज आ गया है, ये अर्बन वॉरफेयर हो चुकी है, और उसकी ग्रेविटी को ग्रैस्प करते हुए फिर उस तरह की स्ट्रेटजीज बनाने की जरूरत है। जो रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज फ्राहम करने चाहिए, और यहाँ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है कम से कम उसको इसकी को ओनरशिप तो लेनी चाहिए। यहाँ पे हमें कोई आज के बाद कोई हमें बताएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसको रोकने के लिए उनके पास क्या इकदाम होंगे। उस ब्रावेडो से पीछे जो पिछली दफा हमने सुनी थी कि ये तो एक SHO की मार है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उनके लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।